दोस्त अमित के साथ एक कैफे में बैठकर बचपन के किस्से याद कर रहा था। कई सालों की दूरी के बाद मिलने पर आज बातें खत्म ही नहीं हो रही थी। राहुल और अमित उस जमाने के दोस्त हैं जब उन्हें बोलना भी नहीं आता था। हंसते हुए राहुल अमित से कहता है, भाई बहुत अच्छा हुआ कि तू हमेशा के लिए यहाँ मुंबई शिफ्ट हो गया। अमित अपनी कॉफी का सिप लेकर कहता है, वैसे तू मुझे तेरी गर्लफ्रेंड से मिलवाने वाला था, क्या हुआ उसका? राहुल मुस्कुराते हुए कहता है, भाभी बोलने की आदत डाल ले अब। कल उसके बर्थडे पर उसे शादी के लिए प्रपोज करने वाला हूं। ये सुनते ही अमित खड़ा होकर राहुल को गले लगा लेता है। इसी बीच राहुल की गर्लफ्रेंड का फोन आता है। राहुल फोन उठाकर कहता है, आयशा 100 साल जियोगी तुम। अभी तुम्हारे ही बारे में मैं अपने दोस्त को बता रहा था। दूसरी ओर से आयशा हंसते हुए कहती है, अब ये कौन से दोस्त के सामने मेरी बुराई कर रहे हो? तभी अमित राहुल के हाथों से फोन खींचकर अपना परिचय देता है और आयशा से जल्दी मिलने के लिए कहकर फोन दोबारा राहुल को दे देता है। राहुल अमित से थोड़ा दूर जाकर आयशा से कहता है, शाम को मिलोगी ना? नहीं राहुल, यही बताने के लिए तो फोन किया था। मेरी एक अर्जेंट मीटिंग आ गई है, मुझे तुरंत वहां के लिए निकलना होगा और मैं तुम्हें कल ही मिल पाऊंगी। ओके, कोई बात नहीं, ध्यान से जाना और पहुंचकर फोन करना। राहुल अमित की ओर मुड़कर उसे सारी बातें बताता है और कैफे से निकल जाता है। जैसे ही वो अपनी बाइक पर बैठता है, उसे ख्याल आता है, क्यों ना आयशा को सरप्राइज दे दूं। जल्दी मिल लेता हूं इससे पहले कि वो मीटिंग के लिए निकल जाए। राहुल अपनी बाइक मोड़कर आयशा के ऑफिस के नीचे पहुंचता है। वो बाइक से उतरने ही वाला होता है कि वो आयशा को ऑफिस बिल्डिंग से बाहर आते देख लेता है। इससे पहले राहुल से आवाज दे पाता, वो देखता है आयशा एक नीली मर्सिडीज के पास जाकर एक लड़के को गले लगा लेती है और उसके होंठों पर किस करती है। ये देखते ही राहुल के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंख से आंसू की एक बूंद गिरती है और वो उन पुरानी यादों में खो जाता है जब वो और आयशा एक दूसरे से मिले थे और जब उसने आयशा को पहली बार आई लव यू कहा था। राहुल को दुख हो रहा था, लेकिन उससे ज्यादा उसे आयशा पर गुस्सा आ रहा था। वो जैसे ही आयशा से जवाब मांगने के लिए आगे बढ़ पाता, आयशा उस नीली मर्सिडीज में बैठकर वहां से चली जाती है। राहुल इनका पीछा करने की सोचता है, मगर तब उसे ख्याल आता है कि ऐसा क्या अलग हो जाएगा। आखिर इससे बदतर क्या हो सकता है कि वो लड़की जिससे आप शादी करने की सोच रहे हो, जिसके साथ आप अपनी जिंदगी बिताने की सोच रहे हो, वो किसी और की बाहों में हो। राहुल ने आयशा को उसके हाल पर छोड़ने का मन बना लिया और टूटा हुआ दिल लिए वो अपनी बाइक लेकर वहां से चला गया। राहुल को अब उसकी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो बार बार खुद से पूछ रहा था, आखिर क्या कमी हो गई थी। सोचते सोचते राहुल शहर के बाहर आ गया था। दूर दूर तक फैली हरियाली और ढलती शाम उसकी यादों को और झिंझोड़ रही थी। राहुल अपनी सोच में डूबा ही हुआ था कि तभी उसे अमित का कॉल आता है। बाइक चलाने की वजह से वो कॉल कट कर रोड पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, लेकिन अमित दोबारा उसे कॉल करता है। कोई इमरजेंसी होगी, ये सोचकर राहुल अमित का फोन उठाता है। तभी अचानक उसकी नजर सामने से आते हुए ट्रक पर पड़ती है। खुद को बचाने के चक्कर में उसका बाइक पर से आपा खो जाता है और उसकी बाइक सीधा एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है। खून से लथपथ राहुल की आंखों के सामने धीरे धीरे अंधेरा छाने लगता है। उसे सिर्फ बाइक से निकलता हुआ धुआं और खून से लथपथ उसके हाथ पैर नजर आते हैं। दर्द में कराहते हुए उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। अगले ही पल राहुल की आंखें खुलती है। वो झट से अपने आसपास देखने लगता है। अपने आप
आपको एक अजीब सी दिखने वाली गुफा में, जहाँ सिर्फ मशाले लगी हुई हैं, वहां पाता है। ये मैं कहाँ आ गया? सोचते सोचते जैसे ही राहुल आगे बढ़ता है, वो देखता है उसके सामने एक लंबी लाइन लगी हुई है, जहाँ दूर कोई शख्स खड़ा है, जिसे लोग बारी बारी मिल रहे हैं और उसके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। शायद ये आदमी यहाँ का केयरटेकर होगा। इसी से पूछता हूं। ये सोचते हुए राहुल आगे लाइन में लग जाता है। जैसे ही वो अपने आगे वाले को आगे बढ़ने के लिए कहता है, वो आदमी बिना धड़ हिलाए अपना सिर घुमा देता है, मानो उसकी गर्दन में हड्डी ही ना हो। ये देखते ही राहुल के होश उड़ जाते हैं। वो वहीं खड़े होकर चिल्लाने लगता है, भूत भूत। ये सुनते ही उसके सामने खड़ा वो आदमी जोर से हंसने लगता है। अगर मैं भूत हूं तो तुम कौन हो? जरा अपने पैरों पे तो नजर डालो। राहुल ये सुनते ही नीचे देखता है। नीचे का नजारा देखकर उसकी जुबान जैसे कट जाती है। राहुल के दोनों पैर पूरी तरह से कटे हुए थे। वो अब तक हवा में लहरा रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं तो मर चुका हूं। क्या हो रहा है मेरे साथ? इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसका नंबर आ जाता है। सामने खड़ा शख्स राहुल को करीब आने के लिए कहता है। उस शख्स ने लंबी काली पोशाक पहनी है। इतने मरे हुए लोगों के बीच वो अकेला मुस्कुरा रहा है। वो राहुल से कहता है, आओ राहुल, मैं जानता हूं तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस इतना समझ लो कि तुम मर चुके हो और यहां तुम्हारा न्याय होने वाला है कि क्या तुम स्वर्ग के लायक हो या नहीं। राहुल ये सुनकर वहां से डर के भागने की कोशिश करता है, लेकिन अपने शरीर में एक अजीब सी जकड़न महसूस करता है, जैसे किसी ने उसे दबोच रखा हो। वो मुड़कर देखता है, वो शख्स जो काली पोशाक में था राहुल की ओर मुस्कुराते हुए देख रहा है। उसने राहुल को अपने बड़े बड़े पंजों में जकड़ के रखा है। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। राहुल की फरियाद सुनकर शख्स जोर जोर से हंसने लगता है। चलो अब और टाइम वेस्ट न करते हुए सीधे काम की बात करता हूं। राहुल को एहसास हो जाता है कि यहां से उसका भागना तो नामुमकिन है। इस आदमी की बात सुनने में ही भलाई है। वो आदमी राहुल को कहता है, मेरा नाम नरकदूत है। मैं यहाँ लोगों को कर्मों के फल देता हूँ, मगर तुम एक स्पेशल केस हो, इसीलिए तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट भी मिलेगी। राहुल ये सुनकर अचंभे में आ जाता है। मैं कुछ समझा नहीं। नरकदूत मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हें मैं पृथ्वी लोक दोबारा भेजूंगा, पर शर्त यह है कि तुम वहां हमारे लिए काम करोगे, एक नरकदूत बनकर, जिसका काम होगा पापियों को मारना। राहुल ये सुनते ही गिड़गिड़ाने लगता है, मारना? अरे मैंने मच्छर तो को कभी नहीं मारा है, इंसानों को कैसे? ये मुझसे नहीं होगा। राहुल की ना सुनते ही नरकदूत गुस्से से आग बबूला हो उठता है।